नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें कि यह हमारा 8वां लेक्चर है और बहुत जल्दी हमारा 1 या 2 लेक्चर के बाद में मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी को MPPSC, MPSI, MP पुलिस, MP पटवारी और व्यापम द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है वह सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में चयन का सपना देखते हैं तो आप आज ही हमारे YouTube चैनल से जुड़े, और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, अब हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें कि कल हम गोंडवाना रियासत के बारे में पढ़ रहे थे। तो गोंडवाना रियासत में हमने हमारा कल का लेक्चर कुछ तकनीकी परेशानियों के कारण पूरा नहीं हो पाया था, तो हम गोंडवाना रियासत को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम रानी दुर्गावती के बारे में देखते हैं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण शासिका थी गोंडवाना वंश की। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो हम जान लेते हैं। तो रानी दुर्गावती, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ पर हुआ था, और यह कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र पुत्री थी जिनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, और इसी दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म होने के कारण इनके पिता ने इनका नाम दुर्गावती रखा था। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम चेतक था, उसी प्रकार रानी दुर्गावती का जो प्रिय हाथी था उसे हम सरमन या श्रवण नाम से भी जानते हैं। इनका एक विश्वासपात्र साथी था जिसे हम आधार सिंह के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, इनको मुग़ल सेना के खिलाफ, जो कि अकबर की सेना थी, उनके खिलाफ 24 जून 1556 को नराई नाला नामक स्थान पर आसफ खां, जो कि मुग़ल सेना का सेनापति था, उसके साथ युद्ध करते हुए इन्हें वीर गति को प्राप्त हुई थी, क्योंकि कहा जाता है कि इनके पास सेना कम थी और इन्होंने सोचा कि एक ऐसी जगह पर युद्ध किया जाए जहां पर जगह कम हो। लेकिन आप इसे चाहे उनकी बदकिस्मती कहें या कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन जब ये जो नराई नाला जो है इस क्षेत्र में पहुँचे तो उस दिन काफ़ी बारिश होने के कारण वहाँ उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई, और जो मुग़ल सेना है उसके द्वारा रानी को चारों तरफ से घेर दिया गया। फिर भी रानी ने काफ़ी साहसपूर्वक अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, और जब अंततः उन्हें लगा कि अब उनका विजय प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया है, तो वह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इसीलिए अगर हम देखते हैं कि इनकी जो समाधि है वह कहाँ पर है, तो इनकी जो समाधि है वह ग्राम बराई नाला, जो कि जबलपुर वाले क्षेत्र में है। बरेला जो ग्राम है, बरेला ग्राम के पास में ही नराई नाला नामक क्षेत्र है, उस जगह पर इनका जो समाधि है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं तो जो वर्तमान में जबलपुर व उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर जो कि रानी दुर्गावती है उनका शासन का प्रमुख केंद्र रहा था। तथा इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जो इनके विश्वास पात्र थे, जिसमें कि उनके विश्वास पात्र दासियों के नाम पर इन्होंने चेरी ताल, अपने नाम पर इन्होंने रानी ताल, तथा अपने विश्वसनीय वजीर जो कि आधार सिंह थे, जिनके बारे में हमने ऊपर भी देखा है, तो इनके नाम पर इन्होंने आधार ताल का निर्माण करवाया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रानी ताल है वह रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम जो कि जबलपुर में ही स्थित है, तो वह भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। तो इन्होंने 3 ताल बनवाए, जिसमें एक उनकी दासी के नाम पर जिसे हम चेरी ताल के नाम से जानते हैं, एक इन्होंने स्वयं के नाम पर जिसे हम रानी ताल के नाम से जानते हैं, और एक जो अंतिम है उनके विश्वास पात्र वजीर या जिसे हम मंत्री कहते हैं, उनके नाम पर इन्होंने आधार ताल का निर्माण करवाया था।
फिर दोस्तों 24 जून 1564 को इन्होंने अकबर की सेना जिसका नेतृत्व आसफ खां कर रहे थे उसके साथ युद्ध करते करते इन्होंने वीर गति को प्राप्त हुई। और जिस स्थान पर इन्हें वीर गति प्राप्त हुई वह स्थान जो कि जबलपुर के पास में एक बरेला ग्राम था, बरेला ग्राम का नरई नाला वाला क्षेत्र में इन्हें वीर गति को प्राप्त हुई। आगे बढ़ जाते हैं। बालाघाट में लांजी का किला बालाघाट में है और इस किले का संबंध अगर देखा जाए तो इस किले का संबंध गोंड शासकों से लगाया जाता है। इसलिए अगर कभी प्रश्न भी बनता है कि लांची का किला किन शासकों द्वारा बनवाया गया था, तो यह गोंड शासकों के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। और यह लांची का किला कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हरदा जिले में मकड़ाई का किला। हरदाई जिले में मकड़ाई का किला जो कि गोंड शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मकरंद शाह, इन्होंने जो अपने यहाँ पर पिंडारियों से हमले से बचाने के लिए इन्होंने इस चीज़ का निर्माण करवाया था। और पिंडारियों की बात की जाए तो दोस्तों आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी वीर, जिसमें कि सलमान खान जो द्वारा अभिनीत फिल्म है जिसमें कि इन्होंने को पिंडारियों के रूप में बताया गया था। तो ये वही पिंडारी है जिन्होंने सिंधिया वंश के साथ मिलकर काम किया था और इन्होंने इन्हीं पिंडारियों से बचाने के इनके हमले से बचाने के लिए इन्होंने हरदा में मकड़ाई का किला जो कि मकरंद शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा मध्य प्रदेश आज़ाद हो गया, माफ़ कीजिएगा, भारत आज़ाद हो गया था, तो उस समय जैसे कि भारत को 4 पार्ट में A, B, C और D पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, उसी प्रकार मध्य प्रदेश को भी 3 पार्ट में, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में इसे डिवाइड किया गया था। तो जब पार्ट A की बात की जाए तो चूँकि पार्ट A जिसे हम मध्य प्रदेश, सीपी और बरार या मध्य प्रदेश राज्य के नाम से जानते थे, तो वह क्षेत्र क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था जिसमें कि छत्तीसगढ़ हो गया, बरार हो गया, तो जो उस समय की जो मकड़ाई रियासत है वह मकड़ाई रियासत जो कि वर्तमान हमारा मध्य प्रदेश है, क्योंकि इसके बाद में 15 अगस्त माफ़ कीजिएगा 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, तो उस समय पर कुछ रियासतें अलग हो गई थी और इसके बाद में कुछ रियासतें इधर महाराष्ट्र में चली गई थी। तो जो वर्तमान समय का जो हम वर्तमान में जो कि 1 नवंबर 2000 के बाद में जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया, तो वर्तमान समय में एकमात्र मकड़ाई रियासत जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पार्ट ए में सम्मिलित थी और वर्तमान मध्य प्रदेश में भी यह सम्मिलित है। अब आगे बढ़ जाते हैं। रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद जब दलपत शाह है उनके जो छोटे भाई हैं जिनका नाम था चंद्र शाह ने अकबर की आज्ञा से 10 गढ़ों पर 1576 तक शासन किया, क्योंकि जब हमने देखा था कि संग्राम शाह के समय पर गोंड शासकों के पास 52 गढ़ थे, लेकिन जब रानी दुर्गावती की हार हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गई, तब अकबर ने जो कि दलपत शाह के छोटे भाई हैं चंद्र शाह, उन्हें आज्ञा दी कि आप यहाँ पर शासन करो और 10 गढ़ उनके अधीन कर दिए थे, जिस पर उन्होंने 1576 तक अपना शासन किया। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं जो कि कम महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनके नाम हमें पता होना चाहिए, तो चंद्र शाह के बाद मधुकर शाह के साथ शिवराज शाह के बाद अंतिम गोंड शासक की अगर बात की जाए तो यह नरहरि शाह थे, जिन्होंने 1781 तक अपना शासन किया और इसके पश्चात यह गोंडवाना जो रियासत है वह लगभग समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। नरहरि शाह को हराकर मराठा शासकों ने गढ़ामंडला पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो जो गोंड शासक थे, जो कि अंतिम गोंड शासक थे, जिन्हें कि हम नरहरि शाह के नाम से जानते थे, तो जब इन पर मराठाओं द्वारा आक्रमण किया गया और जब इन्हें बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो इसके बाद जो गढ़ामंडला वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर मराठा शक्ति का उदय हुआ और मराठाओं ने इस पर अपना अधिकार या आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बढ़ जाते हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की तरफ। आधुनिक इतिहास की तरफ अगर हम बात की जाए तो आधुनिक इतिहास में मध्य प्रदेश की 3 रियासतों का सबसे अधिक और महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें से पहली अगर रियासत की बात की जाए तो होलकर रियासत, जो कि
हमारे इंदौर में है। इंदौर और उसके आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें इसका आधिपत्य था या शासन था। इसके बाद सिंधिया वंश की बात की जाए तो यह उत्तरी मध्य प्रदेश, जिसमें कि ग्वालियर अंचल का जो क्षेत्र आता है वह क्षेत्र सिंधिया वंश के अंतर्गत आता था। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है भोपाल रियासत, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो उस क्षेत्र के बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें कि देखते हैं कि क्या क्या और किस प्रकार से इन्होंने सहयोग किया है और क्या इन्होंने अच्छे काम किए हैं, क्या क्या इन्होंने स्थापत्य किए हैं, स्थापत्य कलाएं क्या क्या की है, क्या क्या इन्होंने बनवाए हैं। तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जब आधुनिक इतिहास की बात की जाती है कि आधुनिक इतिहास कब शुरू होता है, तो आइए अब हम देखते हैं कि जब 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में जब मुग़ल बादशाह हुआ करते थे औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब ने शिवाजी के जो पुत्र है संभाजी के पुत्र शाहू को इन्होंने क्या किया था कि अपनी कैद में रख लिया था। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और उसके बाद उसके औरंगज़ेब का पुत्र शासक बना या बादशाह बना, तो उन्होंने सर्वप्रथम जो काम किया था उसमें सबसे पहले उन्होंने जो कि मराठा जो थे शाहू, तो इन्होंने क्या किया कि शाहू को इन्होंने आज़ाद कर दिया। अब जब शाहू आज़ाद हो गया और जब ये अपने क्षेत्र में गए, वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जो इनकी वहाँ पर जो शासन चल रहा था, तो इन्होंने वहाँ उस शासन में हस्तक्षेप किया। और उस समय इन्होंने सबसे पहले, अगर पेशवाओं की बात की जाए जिसमें कि हम मराठा पेशवा बोलते हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ थे, जिन्होंने इनका पूरा सहयोग किया अपना शासन स्थापित करने में। क्योंकि ये बहुत समय तक जो कि औरंगज़ेब के यहाँ पर कैदी रहे थे, बंदी रहे थे। तो जब यह यहाँ पर वापस अपने मराठा क्षेत्र में आए, तो इनका शासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी व्यक्ति ने दिया है तो उस व्यक्ति का नाम है बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने 1713 से 1720 तक इनका साथ दिया और ये इस समय तक यहाँ पर पेशवाई इन्होंने प्राप्त की। इसके बाद जब इन्होंने पेशवाई प्राप्त की, तो इसके एक योग्य पुत्र, जिन्हें कि जो शाहू है, उन्होंने कहा था कि आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। ये कथन शाहू ने कहा था पेशवा बाजीराव प्रथम के लिए। और पेशवा बाजीराव प्रथम की अगर उपाधियों की बात की जाए, क्योंकि पेशवा बाजीराव जो कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो दिल्ली की सत्ता जिसको हम मुग़ल बादशाह के द्वारा उस समय जानते थे, तो उस पर आक्रमण करने वाला एकमात्र और पहला जो पेशवा था वो थे बाजीराव प्रथम। सॉरी। अब बाजीराव प्रथम, जिन्हें कि थोरले बाजीराव के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, और एक और इनको उपाधि दी जाती थी कि यह अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट हैं। तो यह एकमात्र ऐसे सम्राट थे, मतलब एकमात्र ऐसे पेशवा थे जिन्हें हराया नहीं गया है, और इन्होंने ही दिल्ली पर आक्रमण किया। और ये इनके लिए कथन कहा था, तो शाहू ने कहा था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बाजीराव प्रथम है उन्हें एक योग्य पिता का योग्य पुत्र किसके द्वारा कहा गया है, तो यह शाहू के द्वारा कहा गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्होंने कुछ प्रमुख युद्ध किए हैं, तो उन युद्ध के बारे में हम देख लेते हैं। तो इनका सबसे प्रमुख युद्ध जो कि 1737 में भोपाल का युद्ध कहा जाता है। इस भोपाल के युद्ध में बाजीराव प्रथम और हैदराबाद का जो निजाम है, इन दोनों के मध्य काफ़ी संघर्ष हुआ, काफ़ी खतरनाक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अंततः बाजीराव प्रथम की विजय प्राप्त हुई और हैदराबाद निजाम की हार प्राप्त हुई। अब जब यह युद्ध खत्म हो गया, तो क्योंकि पहले के समय में क्या हुआ करता था कि जब युद्ध होते थे तो यह संधियों के द्वारा समाप्त किए जाते थे। तो उस समय इन्होंने दोरा सराय की संधि, जो कि भोपाल और उसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र के नाम पर इन्होंने दोरा की संधि की थी। अब इस संधि के अंतर्गत इन्हें क्या डिमांड थी या क्या क्या चीज़ें पेशवा को या बाजीराव प्रथम को इन्होंने प्राप्त की थी, तो इन्होंने चंबल और नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वह पूरा क्षेत्र पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन हो गया। क्योंकि यह क्षेत्र पहले क्या होता था कि हैदराबाद के निजाम के अधीन कुछ क्षेत्र आता था, लेकिन जब ये भोपाल का युद्ध हो गया और दोरा सराय की संधि हो गई, तो जो चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र है इस पर भी अधिकार पेशवा का हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब पेशवा बाजीराव की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, तो पेशवा बाजीराव की मृत्यु 1740 में
इनकी मृत्यु हो गई। जब ये दिल्ली पर आक्रमण करके लौट रहे थे तब इस समय क्या है कि हमारे मालवा क्षेत्र में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं और उन गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं। तो इन्हीं लू के कारण जब ये वापस लौट रहे थे महाराष्ट्र क्षेत्र में, जब अपने क्षेत्र में लौट रहे थे, तब इन्हें एक जगह है रावरखेड़ी जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पड़ती है, तो उस जगह पर इन्हें क्या हुआ कि लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई और इसी कारण से इनकी समाधि यहीं रावरखेड़ी में ही बनाई गई है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बाजीराव प्रथम की समाधि किस जगह पर है, तो बाजीराव प्रथम की जो समाधि है वह रावरखेड़ी खरगोन में है। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि बाजीराव प्रथम है, इनके ऊपर ही एक फिल्म बनाई गई है जिसे हम बाजीराव मस्तानी के नाम से जानते हैं। तो मस्तानी जो कि इनकी एक प्रेमिका थी और बुंदेल राजा की पुत्री थी, तो उन्हीं के प्रेम प्रसंग के कारण यह काफ़ी चर्चित रहे हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे देखते हैं हम अगला फैक्ट क्या है। तो अगला फैक्ट में हम देखते हैं कि जो हमारी पहली रियासत है वह है होलकर रियासत। और होलकर रियासत जो कि इसका आधिपत्य किस जगह पर था, तो इसका आधिपत्य इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्र पर था। अब देखते हैं कि जो होलकर रियासत है, होलकर रियासत के संस्थापक कौन है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो संस्थापक की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक मल्हार राव होलकर है, जिन्होंने की 29 जुलाई 1732 ईस्वी में होलकर रियासत की स्थापना इंदौर में की। अब इन्होंने होलकर रियासत की स्थापना कर दी क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठाओं ने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और यहाँ मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। और इन्होंने क्या किया कि उस जगह पर अपना अधिकार कर लिया। और क्योंकि जब हम देखते हैं कि दिल्ली में मुग़ल सत्ता कमज़ोर पड़ गई है और जब कोई भी सत्ता कमज़ोर पड़ती है तो दूसरा पक्ष उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उस पर अपना आधिपत्य स्वीकार करने की कोशिश करता है। और ऐसा का ऐसा ही मराठों ने किया और इन्होंने मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। 1737 में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दोरा सराय की संधि की। इस संधि के तहत नर्मदा चंबल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था, जैसे कि हमने अभी बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ा था। आगे देखते हैं। तो जब यह युद्ध हो गया और फिर इन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसमें इन्होंने 4 पार्ट में इनको बांट दिया था, जिसमें कि एक होलकर हो गया, एक सिंधिया हो गया, एक गायकवाड़ हो गया और एक और है जो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने 4 चीज़ों को इन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो मध्य प्रदेश में होलकर और सिंधिया वंश जिनको इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार कर दिया था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि मालवा क्षेत्र का जो सूबेदार है वह किसे बनाया गया था, तो मालवा क्षेत्र का सबसे पहला सूबेदार मल्हार राव होलकर को बनाया गया था। और इनको जब यहाँ का सूबेदार बनाया तो इन्होंने इस जगह पर अपने एक अलग वंश की स्थापना की जिसे हम होलकर रियासत के नाम से जानते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो कि 14 जून 1761 को हुआ, उस युद्ध के पश्चात मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया और उसके उत्तरी और मध्य क्षेत्र में इन्हें इसी कारण जब इन्होंने इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, किसने किया, तो मल्हार राव होलकर ने किया। और इसी के कारण इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। तो कहाँ का कहा जाता है किंग मेकर, तो इन्हें उत्तरी और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि उत्तरी और मध्य भारत का किंग मेकर कौन है, तो मल्हार राव होलकर। आगे बढ़ जाते हैं। अब मल्हार राव होलकर की अगर समाधि की बात की जाए तो मल्हार राव होलकर की समाधि जो कि लहार नामक स्थान पर है जो कि भिंड जिले में पड़ता है। अब पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो यह 1526 में जो कि मुगलों का सबसे पहला युद्ध था जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और इसी युद्ध के बाद में यहाँ पर मुगल जो वंश है उस मुगल वंश की नींव डली थी। इसके बाद सेकंड युद्ध की बात की जाए तो सेकंड युद्ध में पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में बैरम खां जो कि अकबर का नेतृत्व करता था, उसका संरक्षक था, उसने उसके मध्य और हेमू हेमचंद जो कि एकमात्र अंतिम हिंदू शासक बचा था जिसकी आंख में तीर लगने के कारण यह युद्ध भूमि में ही अपने प्राणों को गवा दिए थे।
इसके बाद तीसरे युद्ध की बात की जाए तो तीसरा युद्ध जो कि 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान सेनापति था उनके मध्य यह युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार तीनों युद्ध के अगर पूछा जाए तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का दूसरा युद्ध जिसमें कि 1556 में बैरम खां और हेमू हेमचंद के बीच, और तीसरा युद्ध जिसमें कि 1764 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। पहले युद्ध की बात की जाए तो पहले युद्ध में बाबर ने अपनी विजय प्राप्त की थी, दूसरे युद्ध में बैरम खां जो कि अकबर का नेतृत्व करता था उसकी विजय प्राप्त हुई, और तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ जाते हैं। मल्हार राव होलकर की मृत्यु के पश्चात 1766 में उनकी पुत्र वधू खांडे राव की पत्नी और माले राव की माँ, मतलब जो खांडे राव है वो मल्हार राव होलकर के पुत्र थे और माले राव उनके पौत्र थे। तो उनकी पत्नी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें हम अहिल्याबाई के नाम से जानते हैं, ने अपना प्रशासन संभाला। इन्होंने अपना शासन 1766 से लेकर तो 1795 के मध्य किया था, और मल्हार राव के विश्वास पात्र जो कि तुकोजी राव होलकर थे इन्हें अपना सेनापति नियुक्ति किया था। एक किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो कि अहिल्याबाई है वह बहुत ही न्यायप्रिय रानी थी। इन्होंने एक बार क्या हुआ कि इनके पुत्र के द्वारा किसी गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई। जब यह अपने नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे माले राव होलकर, तो इन्होंने क्या किया था कि गाय उनके रास्ते में आ गई थी, तो जब वह गाय नहीं उठी तो इन्होंने इस गाय के ऊपर से अपने रथ को निकाल लिया था, जिसके कारण उस गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब यह बात रानी को पता चली तो इन्होंने न्याय की खातिर अपने पुत्र के बलिदान देने के लिए भी पीछे नहीं हटी, और इन्होंने भी अपने पुत्र को वही सज़ा सुनाई कि इनके पुत्र को सड़क पर लेटाया जाए और उसके ऊपर से जब तक रथ निकाला जाए जब तक कि इसकी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन वहाँ पर देखने को मिला कि जिस गाय की बछड़े की मृत्यु हुई थी और जब उसको सज़ा सुनाई जा रही थी तो वह गाय बार बार उस रथ के आगे आकर खड़ी हो जाती थी, तो इसके कारण इन्हें फिर रानी ने माफ़ कर दिया था। तो ऐसी किंवदंतियाँ है, इसीलिए इन्हें जो अहिल्याबाई होलकर है इसलिए कहा जाता है कि यह बहुत ही न्यायप्रिय कुशल रानी हुआ करती थी। आगे बढ़ जाते हैं। अहिल्याबाई ने महेश्वर में अपनी दूसरी राजधानी बनवाई थी और इनकी पहली राजधानी इंदौर थी। तो जब सबसे पहले इन्होंने इंदौर में अपनी राजधानी बनवाई, लेकिन क्योंकि इनका क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ था तो इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी के रूप में महेश्वर, जिन्हें कि हम महेश्वर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी सेकंड राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ जाते हैं। महेश्वर के अहिल्या घाट से ही निमाड़ उत्सव का प्रारंभ होता है। तो जो मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव मनाया जाता है उसके प्रारंभ अगर बात की जाए तो किस घाट से होती है, तो इसकी शुरुआत अहिल्या घाट से ही की जाती है। और अगर बात की जाए कि जो निमाड़ उत्सव है तो निमाड़ उत्सव 3 दिन तक चलता है और इसका आयोजन मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगर बात की जाए कि अंतिम समय में जब 2019 में यहाँ पर निमाड़ उत्सव मनाया गया था, तो निमाड़ उत्सव में 2019 में जो कि तनोरा नृत्य शैली का प्रदर्शन किया गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी नृत्य शैली है, इसका प्रदर्शन यहाँ प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही थी। आगे बढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी जो कि पूरे मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि इसका सबसे बड़ा घाट कौन सा है, तो आप चाहें इसे मध्य प्रदेश या पूरी नर्मदा की जो 13-12 किलोमीटर लंबाई है उस पूरे लंबाई में अगर देखें कि सबसे बड़ा घाट कौन सा है, तो जो महेश्वर में महेश्वर घाट है वह नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मतलब वनडे एग्जाम्स में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जो घाट है तो वह कौन सा घाट है, तो वह महेश्वर घाट है। अब इनकी बात की जाए तो अगर इनका जन्म की बात की जाए तो अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 में हो गई थी। अब इन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव जो कि इंदौर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1997 में आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई सम्मान
का शुभारंभ किया गया और यह सम्मान केवल महिलाओं को दिया जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि देवी अहिल्याबाई सम्मान जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला मध्य प्रदेश सरकार का एक सम्मान है। अगर इस सम्मान की बात की जाए तो इस सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि तथा दी जाती है। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले देवी अहिल्या सम्मान किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था या किस महिला को प्राप्त हुआ था, तो जीतन बाई जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, उन्हें यह सम्मान सबसे पहले दिया गया था तथा जीतन बाई को ही सन 2019 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। 2017 में कृष्णा वर्मा जो कि उज्जैन की निवासी है, इन्हें देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया तथा 2018 में शांति देवी झा जिनका संबंध बिहार से है, उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ था। अगर बात की जाए कि होलकर वंश की जो छत्रियाँ हैं वो कहाँ पर स्थापित है, तो होलकर वंश की समस्त छत्रियाँ इंदौर जिले में या इंदौर में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। तुकोजीराव होलकर के पुत्र यशवंतराव होलकर को मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। तो जो तुकोजीराव होलकर थे, उनके पुत्र को यहाँ मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी प्रतापी राजा थे और इन्होंने काफ़ी शौर्य और उससे अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया था। अगर बात की जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन तो माफ़ कीजिएगा, अगर ईरान के नेपोलियन की बात की जाए तो नादिर शाह जो कि ईरानी शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के नेपोलियन की बात की जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अगर मध्य प्रदेश के नेपोलियन की बात की जाए तो यशवंतराव होलकर को मध्य प्रदेश का जो नेपोलियन कहा जाता है। और अगर हिंद का नेपोलियन की बात की जाए तो कलचुरी वंश के राजा कर्ण, जिन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप ये भी नेपोलियन से याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न कुछ भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1955 में महाराजा यशवंतराव होलकर चिकित्सालय जिसे कि हम MY हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, जो कि इंदौर में खोला गया था, जो कि इंदौर का सबसे बड़ा शासकीय चिकित्सालय है। आगे बढ़ जाते हैं। राजवाड़ा की नींव सर्वप्रथम 1747 ईस्वी में मल्हार राव होलकर के द्वारा रखी गई थी तथा 1765 में यह बनकर तैयार हो गया था तथा यह 7 मंजिला राजमहल है। तो दोस्तों जो राजवाड़ा क्षेत्र है, उस राजवाड़ा क्षेत्र की या राजवाड़ा जो महल है, राजवाड़ा का महल है, उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, तो मल्हार राव होलकर के द्वारा रखी गई। अब इसके बारे में कहा जाता है कि जो महल बना हुआ, राजवाड़ा का जो महल बना हुआ है, इस महल की जो नीचे की 3 मंजिलें हैं वह मार्बल से तथा ऊपर की 4 मंजिलें जो कि सागौन की लकड़ी से बनी हुई है। इसीलिए जब हम वहाँ देखने जाते हैं तो हमें ऊपर की कुछ जो 3 मंजिल के बाद के जो ऊपर के हिस्से हैं वह हमें जले हुए दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ समय पहले आग लगने के कारण वह स्थान जल गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें होलकरों का दरबार हॉल, जिसे कि गणेश हॉल के नाम से जाना जाता था, जिसे कि फ्रेंच शैली में निर्मित किया गया था। तो जो दरबार हॉल है उसे किस नाम से जाना जाता था, तो गणेश हॉल के नाम से भी जाना जाता था। 1984 के सिख दंगों में राजवाड़ा में आग लगा दी गई थी। तो जब 1984 में जब सिख दंगे हुए थे और इंदौर के राजवाड़ा में आग लगाई गई थी, तब ऊपर के, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत जल्दी आग पकड़ती है, तो उस समय पर क्या है कि जो ऊपर की 4 मंजिलें हैं, जो कि टोटल 7 मंजिलें थे, उसमें से ऊपर की 4 मंजिलें इसमें आग लगने के कारण जल गई थी और वह क्षतिग्रस्त हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। तुकोजीराव होलकर के समय होलकर वंश मध्य भारत में विलीन हो गया। तो जब हमारा मध्य प्रदेश 1947 में आज़ाद हुआ और जब इनका विलय हुआ, तो क्योंकि जो होलकर वंश था यह मध्य भारत क्षेत्र में पड़ता था, तो इसका विलय भी सबसे पहले मध्य भारत क्षेत्र में हुआ। और जब इनका विलय हुआ और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे, तो तुकोजीराव होलकर तृतीय के द्वारा इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और इन्होंने मध्य भारत के क्षेत्र में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था। अब आगे बढ़ जाते हैं और इस प्रकार हमारा जो होलकर वंश है वह समाप्त हो गया। अब हम
होलकर वंश के बाद आगे बढ़ जाते हैं सिंधिया वंश की ओर, जो कि एक और हमारे मध्य प्रदेश का प्रमुख वंश रहा है। क्योंकि होलकर वंश का अस्तित्व लगभग अब समाप्त हो चुका है, परंतु सिंधिया वंश है जिसका अस्तित्व आज भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, आइए जानते हैं हम इसके बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक जो कि राणोजी सिंधिया थे, इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। राणोजी सिंधिया ने जब इस वंश की स्थापना की और जब इन्होंने इस क्षेत्र में पहुंचे थे, इन्हें उस समय मतलब वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि उन्हें कौन कौन से क्षेत्र अपने शासन का संचालन के लिए प्राप्त हुए थे, तो उस समय इन्हें उज्जैन, शाजापुर और शुजालपुर का जो क्षेत्र है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इस वंश को अपने शासन के लिए जगह दी गई थी। इस वंश के सबसे महान शासक महादजी सिंधिया, जो कि 1761 से 94 तक थे, इन्होंने 1765 में लोकेन सिंह जाट से ग्वालियर का किला छीन लिया था। तो पहले क्योंकि इन्हें ग्वालियर का जो क्षेत्र है वह इन्हें रियासत के तौर पर नहीं मिला था, इन्हें तो केवल उज्जैन, शाजापुर और शुजालपुर वाला क्षेत्र इन्हें मिला था, लेकिन इन्होंने जो कि ग्वालियर के जो शासक थे लोकेन सिंह जाट, इन्होंने इनको पराजित किया और ग्वालियर और उसका जो किला है, जैसे कि हम किलों का रत्न के रूप में जानते हैं, तो उस किले पर इन्होंने अधिकार कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। तो जो सिंधिया वंश है, सिंधिया वंश ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था तथा इस वंश के राजा महादजी सिंधिया ने 1780 में ग्वालियर को बचाने के लिए इस युद्ध में भाग लिया। क्योंकि मराठा पेशवा थे और अंग्रेजों और मराठों के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो जब क्योंकि ये भी मराठा थे, पेशवा थे, तो इन्होंने क्या किया कि जब इन्हें लगा कि हाँ अब हमारे ग्वालियर पर भी संकट मंडराने लगा है, तो इन्होंने 1780 में उस क्षेत्र को बचाने के लिए इस युद्ध में भाग लिया। आगे बढ़ जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण 17 मई 1885 को महादजी सिंधिया और एंडरसन के मध्य सालाबाई की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों ने राघोबा का पक्ष लेना छोड़ दिया और यमुना नदी तथा उसका समस्त पश्चिमी क्षेत्र महादजी सिंधिया को लौटा दिया गया था। तो महादजी सिंधिया और एंडरसन के मध्य कौन सी संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में? तो सालाबाई की संधि हुई थी और इसके तहत इन्होंने राघोबा का पक्ष लेना छोड़ा तथा यमुना का जो और उसका समस्त पश्चिमी क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़कर महादजी सिंधिया को लौटा दिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह शाह आलम तृतीय को गुलाम कादिर से मुक्त करवाया, जिसके कारण सम्राट ने महादजी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो शाह आलम द्वितीय है दोस्तों, ये तृतीय गलती से हो गया, तो शाह आलम द्वितीय। तो इन्होंने ये एकमात्र ऐसे राजा हैं, मतलब एकमात्र ऐसे सिंधिया वंश के प्रतापी राजा हैं जिन्होंने या शासक हुए हैं जिन्होंने कि दिल्ली की क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था। और उस समय क्या है कि शाह आलम द्वितीय, जो कि उन्हें गुलाम बना लिया गया था, उन्हें मुक्त करवा दिया गया और इसी से प्रसन्न होकर सम्राट ने महादजी सिंधिया को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। 1810 में दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी ग्वालियर को बनाया। तो क्योंकि सबसे पहले जब स्थापना की थी राणोजी सिंधिया ने, तो उस समय इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था, लेकिन समय के बाद में 1810 में दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके ग्वालियर को अपनी राजधानी शिफ्ट कर लिया था। 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि लॉर्ड हेस्टिंग और दौलत राव सिंधिया के मध्य हुई थी। तो ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड हेस्टिंग के मध्य हुई थी और इस संधि में पिंडारियों की मदद के कारण इनकी संधि हो पाई थी। सिंधिया वंश की अगर बात की जाए तो सिंधिया वंश के जो प्रमुख राजा हुए हैं वह थे जानकी राव, जयाजी राव, माधव राव, जो कि 1818 से 1825 तक हुए। इसके बाद जीवाजी राव, जो कि एक 9 वर्षीय बालक था, और इन्हीं जीवाजी राव का जो विवाह है वह राजमाता विजय राजा सिंधिया के साथ हुआ था। और अगर बात की जाए राजमाता विजय राजा सिंधिया के, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। राजमाता विजय राजे सिंधिया की जीवनी एक रानी ऐसी भी
इसकी लेखिका मृदुला सिन्हा थे। तो इसमें दोस्तों हमारे 3 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक रानी ऐसी भी किसकी आत्मकथा है, एक किसकी जीवनी है? तो राजमाता विजयराजे सिंधिया की जीवनी है। इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका मृदुला सिन्हा जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1948 को 25 रियासतों का एक संघ मध्य भारत बनाया गया। तो जब हमारा मध्य प्रदेश में पार्ट बी का हिस्सा था मध्य भारत, उस क्षेत्र में टोटल 25 रियासतों को मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया मध्य भारत। और मई 1948 को तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत का जो राज्य प्रमुख है वह जीवाजी राव सिंधिया को बना दिया था। तो इस प्रकार जो सिंधिया वंश है उसका विलय हमारे मध्य प्रदेश के मध्य भारत वाले प्रांत में या क्षेत्र में हो गया था। इसके बाद अगर बात की जाए सिंधिया वंश के कुछ और आगे के, तो इनके जो जीवाजी राव सिंधिया हैं इनके पुत्र हुए माधवराव सिंधिया जी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी, माफ़ कीजिएगा, भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिनकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है या जो शासन संचालन है उसमें भी माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र श्री के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी अभी वर्तमान समय में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार यह वंश आज भी है और इसके जो शासक हुए हैं उनका मध्य प्रदेश और भारत के शासन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब इस बात की जाए तो इन्होंने, जो कि तुकोजी राव पंवार थे, तो तुकोजी राव पंवार के इन्होंने देवास की बड़ी पाती वाला क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। और अगर जीवाजी राव सिंधिया की बात की जाए तो इन्हें देवास छोटी पाती वाला क्षेत्र पर शासन करने के लिए क्षेत्र दे दिया गया, जो कि देवास था। देवास क्षेत्र जो है उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। एक देवास बड़ी पाती क्षेत्र था, एक देवास छोटी पाती क्षेत्र था। तो अगर बड़ी पाती क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर शासन संचालन की बागडोर तुकोजी राव पंवार के पास गई थी। और अगर देवास छोटी पाती की बात की जाए तो जीवाजी राव सिंधिया के बाद वहाँ की जो बागडोर थी। और आनंद राव पंवार जिन्होंने धार में अपना शासन संचालन किया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सिंधिया वंश यहाँ समाप्त होता है। आगे हम अगले लेक्चर में हम भोपाल रियासत और कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। आगे भी और अच्छे लेक्चरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।